तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे कुछ फैक्टर्स जैसे नेचर, इंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग। इंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं तो इंथैल्पी चेंज जितना ज़्यादा निगेटिव होगा सॉल्युबिलिटी उतनी हाई होगी। ए फैक्टर यहाँ पे भी इन्वॉल्व होगा और इफेक्टिव होगा। सेकेंड थिंग, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। गैस एंड सॉल्वेंट दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। अगर गैस पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर, और गैस नॉन पोलर तो सॉल्वेंट भी नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर गैस को पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे तो सॉल्युबिलिटी उसकी लो होगी, या पोलर गैस को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे तब भी सॉल्युबिलिटी लो होगी। तो इन दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। अगर पोलर है तो दोनों पोलर होना चाहिए, और नॉन पोलर है तो दोनों नॉन पोलर होना चाहिए, तभी इनकी सॉल्युबिलिटी हाई होगी। थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि गैस अगर सॉल्यूट गैसियस है तो इस केस में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज जाती है। अगर किसी गैस को सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया गया है और इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। हीट मिलेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एक गैसियस मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के सरफेस को स्किप करेंगे और गैसियस फॉर्म में लिबरेट होने लगेंगे, इवेपोरेट होने लगेंगे। दिस मीन्स जो गैस का अमाउंट इसमें डिजॉल्व है उसकी वैल्यू कम होगी, यानी कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कंसंट्रेशन, मैक्सिमम पॉसिबल कंसंट्रेशन ऑफ द गैस डिक्रीज होने लगेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाती है। फोर्थ फैक्टर इज प्रेशर। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कोई गैस यहाँ पे डिजॉल्व हो रहा है तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट तक ही डिजॉल्व होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट मीन्स समझिए गैस के मॉलिक्यूल्स, आप इसको क्लोज कर दो, पहले हम इसको क्लोज कर दिए और इस क्लोज सिस्टम में गैस भरा हुआ है, सॉल्यूट। जो सॉल्यूट है वो गैसियस है और इसमें भरा हुआ है, इसके अंदर एक सॉल्वेंट एक कंटेनर में रख दिया हमने। तो जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल यानी कि गैस के मॉलिक्यूल है वो कंटिन्यूअसली कोलाइड करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्वेंट, और इस कोलिजन से कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस करेंगे और इसी में डिजॉल्व हो जाएंगे, सॉल्वेंट में मिक्स हो जाएंगे, यानी कि डिजॉल्व हो जाएंगे। ये ऐसे चलता रहेगा कब तक। दूसरी ओर देखिए यहाँ पे जो डिजॉल्व गैसियस मॉलिक्यूल हैं वो रेंडमली मूव कर रहे हैं और उनका कोलिजन भी होगा। इस कोलिजन में कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी म्यूचुअल कोलिजन से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से इस सरफेस को स्किप करके फिर से गैसियस फेज में आ जाएंगे। तो गैस का इवेपोरेशन भी हो रहा है और डिसोल्यूशन भी हो रहा है, गैस डिजॉल्व भी हो रहा है और सरफेस से स्किप भी कर रहा है। जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन दोनों इक्वल हो जाता है तो इसी को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम बिटवीन गैस एंड सॉल्यूशन। गैस और उसी गैस के सॉल्यूशन के बीच में एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगी। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट इसमें डिजॉल्व है दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट, उससे ज़्यादा अमाउंट डिजॉल्व नहीं हो सकता है। उससे ज़्यादा अमाउंट कब डिजॉल्व हो सकता है, जब कोलिजन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी कब इंक्रीज होगी, जब हम प्रेशर बढ़ा देंगे। अगर प्रेशर इंक्रीज कर दें, यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है सिस्टम पे उसको हम इंक्रीज कर दें तो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस पे ज़्यादा मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम पॉइंट आप ऐसे देखो कि ये गैस और सॉल्यूशन के बीच में इक्विलिब्रियम है। दिस इज इक्विलिब्रियम बिटवीन गैस एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स ये गैसियस फॉर्म में है और ये डिजॉल्व गैस है, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन है। तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे
तो ली चैपलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में किए गए चेंज का इफेक्ट कैंसिल होता हो। हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट होगा कि प्रेशर घट जाए। तो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? जिधर जाने से गैस के मॉलिक्यूल डिक्रीज होते होंगे, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दिस मीन्स जो गैस अनडिजॉल्व फॉर्म में है उसको डिजॉल्व करके इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, ताकि जो प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं उस प्रेशर का इफेक्ट कैंसिल हो जाए। यही ली चैपलियर्स प्रिंसिपल है जो हम लोग प्रीवियस ईयर में इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं। तो ये सेम पोस्टुलेट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ाने से बढ़ता है, क्योंकि गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में शिफ्ट होने से प्रेशर घटता हो, और इसलिए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए एक लॉ हम पढ़ते हैं यहाँ पे, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ डिस्क्राइब करता है solubility of gas in liquid at different pressure, या आप कह सकते हो variation of the solubility of gas in liquid with pressure। इसको डिस्क्राइब किया जाता है हेनरी लॉ से। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग solubility of gas is directly proportional to the partial pressure of the gas on the surface of solution। यहाँ पे अगर हम दो गैस का मिक्सचर लेते हैं A एंड B का, और दोनों गैस को डिजॉल्व कर रहा है, तो गैस A कितना ज़्यादा अमाउंट में डिजॉल्व होगा या गैस B कितना ज़्यादा अमाउंट में डिजॉल्व होगा, ये डिपेंड करेगा कि इनका पार्शियल प्रेशर कितना है इस सॉल्यूशन के सरफेस पे। अगर सॉल्यूशन के सरफेस पे गैस A का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो इसका ज़्यादा अमाउंट डिजॉल्व होगा, और अगर गैस B का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो इसका ज़्यादा अमाउंट डिजॉल्व होगा। पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। इसको हम ऐसे लिखते हैं, सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है कंसंट्रेशन के किसी भी टर्म में। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि हम कंसंट्रेशन के किसी भी टर्म में सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी को हम हाईएस्ट पॉसिबल मोल फ्रैक्शन, हाईएस्ट पॉसिबल मोलरिटी, हाईएस्ट पॉसिबल मोलरिटी, हाईएस्ट पॉसिबल मास परसेंट, हाईएस्ट पॉसिबल वॉल्यूम परसेंट, किसी भी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी को। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को हम किसी भी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप सॉल्युबिलिटी ही लिख दीजिए यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। तो ये हो जाता है सॉल्युबिलिटी इक्वल टू के पी, इसको कहते हैं के एच, हेनरी लॉ कांस्टेंट। हेनरी लॉ कांस्टेंट इज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर सॉल्वेंट ओनली। दिस इज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर सॉल्वेंट। इसकी वैल्यू पर सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट वेरी करती है, टेम्परेचर टू टेम्परेचर भी वेरी करता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और सॉल्वेंट पर्टिकुलर है तब इसकी वैल्यू फिक्स होती है, तब ये कांस्टेंट होता है के एच, हेनरी लॉ कांस्टेंट। अगर सॉल्वेंट चेंज कर रहे हैं या टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। देखो ये है हेनरी लॉ फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। हेनरी का एक और रूल है जिसे हम कहते हैं हेनरी लॉ ऑफ द वोलेटिलिटी ऑफ गैस। मतलब कौन सी गैस पहले स्किप करेगा, ज़्यादा स्किप करेगा इस सॉल्यूशन में से। अगर हम दोनों गैस को डिजॉल्व कर दिए हैं तो किस गैस के स्किप करने का रेट फास्ट होगा, या कौन सा गैस ज़्यादा जल्दी इस सॉल्यूशन को स्किप करेगा। मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन आप कर सकते हो, गैस के इवेपोरेट होने का रेट। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस
pressure of gas on the surface of solution is directly proportional to the मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं या कंसंट्रेशन कह दीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। मतलब किस गैस का पार्शियल प्रेशर यहाँ ज़्यादा है, यानी कि वो ज़्यादा वोलेटाइल है, ज़्यादा उसका ज़्यादा अमाउंट वेपर के फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है। तो जिस गैस का ज़्यादा अमाउंट वेपर के फॉर्म में होगा उसका मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं हम पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर इक्वल टू KH इंटू कंसंट्रेशन। देखो कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी दोनों एक ही चीज़ है। मैक्सिमम पॉसिबल कंसंट्रेशन को सॉल्युबिलिटी कहते हैं, और ये अगर सॉल्युबिलिटी मैक्स हाईएस्ट कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिया जा रहा है तो कंसंट्रेशन भी सॉल्युबिलिटी है। और यहाँ पे दोनों जगह हम कंसंट्रेशन का कोई भी फॉर्म लिख सकते हैं, मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, कंसंट्रेशन का कोई भी टर्म हम दोनों जगह पे यूज कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। और इन दोनों में देखिए, इसको आप लिख दीजिए KH डैश, तो यहाँ पे आप देखेंगे KH इक्वल टू 1/KH डैश होगा, KH इक्वल टू 1/KH डैश। KH को हम कहते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और KH डैश को हम कहते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द वोलेटिलिटी ऑफ गैस। गैस के इवेपोरेट होने के लिए यह हेनरी लॉ कांस्टेंट KH डैश, एंड KH इज द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ये दोनों पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट होते हैं। अगर सॉल्वेंट चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो KH और KH डैश की वैल्यू चेंज हो जाती है। और KH की यूनिट डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन और प्रेशर के यूनिट पे। हम प्रेशर का क्या यूनिट ले रहे हैं और कंसंट्रेशन की क्या यूनिट ले रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग KH की यूनिट डिसाइड होती है। KH की यूनिट कंसंट्रेशन की यूनिट पे डिपेंड करता है। यूनिट चेंज करेंगे कंसंट्रेशन का तो KH की यूनिट चेंज हो जाएगी। एक चीज़ आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब भी इस फार्मूले को यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि KH का यूनिट क्या दिया गया है। आपको अगर पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है या कंसंट्रेशन फाइंड करना है तो आप देखेंगे KH की यूनिट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। KH की जो यूनिट दी होगी क्वेश्चन में, उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व हुआ होगा, कंसंट्रेशन की भी यूनिट होगी उसके साथ, तो आप उसी टर्म में यहाँ पे सॉल्युबिलिटी पुट करेंगे जिस कंसंट्रेशन टर्म में KH की यूनिट दी हुई है। अगर मोल पर लीटर में दिया है तो आप कंसंट्रेशन यहाँ पे मोल पर लीटर में लेंगे। अगर इसका KH की यूनिट में आपको मोल पर kg में दिया है तो आप कंसंट्रेशन का यूनिट ले लेंगे मोल पर kg, यानी कि मोलिलिटी। अगर ये KH की यूनिट ग्राम पर लीटर में दिया है तो कंसंट्रेशन आप स्ट्रेंथ ले लेंगे ग्राम पर लीटर में। मतलब KH की जो यूनिट होगी उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्युबिलिटी की यूनिट डिसाइड कर लेंगे कि सॉल्युबिलिटी या कंसंट्रेशन किस यूनिट में मिलेगा हमको, वो KH की यूनिट पे डिपेंड करेगा। अगर KH according to Henry law of solubility equal to Henry law constant into pressure applied at which gas dissolve in the solution, and according to Henry law of volatility, pressure exerted by the gas, volatile gas, is proportional to the concentration of gas in the solution, and KH is the Henry law of constant for volatility. अगर हम इन दोनों को देखें तो KH इक्वल टू 1/KH डैश होगा, बिकॉज कंसंट्रेशन के हाईएस्ट वैल्यू को सॉल्युबिलिटी कहते हैं, और कंसंट्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी दोनों को सेम यूनिट में हम पुट करेंगे तो हमको KH और KH डैश का ये रिलेशन मिलेगा। KH डैश इज इनवर्स ऑफ KH, where KH is Henry law constant for solubility and KH dash is Henry law constant for volatility of gas.
हम इन दोनों को किसी भी कंसंट्रेशन के यूनिट में रख सकते हैं। कंसंट्रेशन की यूनिट यहाँ पे मोलैलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन या कोई भी कंसंट्रेशन का यूनिट यूज किया जा सकता है। देखिए अगर यहाँ पे हम कंसंट्रेशन की यूनिट लेते हैं, सॉल्युबिलिटी मीन्स कंसंट्रेशन, और इसकी यूनिट लेते हैं मोल पर लीटर, तो KH की यूनिट क्या होगी? कंसंट्रेशन बाई प्रेशर। दिस मीन्स इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर ATM। अगर हम KH की मोल कंसंट्रेशन की यूनिट लेते हैं मोल पर KG यानी कि मोलैलिटी, तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर KG पर ATM। और अगर हम KH की यूनिट मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन की यूनिट मोल फ्रैक्शन में लेते हैं तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन बाई प्रेशर, देन इट विल बी ATM इनवर्स। ATM इनवर्स बिकॉज मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। इसको देखिए यहाँ पे KH डैश की यूनिट क्या होगी? KH डैश, अगर हम यहाँ कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में लेते हैं तो KH डैश की यूनिट हो जाएगी ATM लीटर पर मोल। ATM लीटर पर मोल। अगर हम यहाँ पे KH डैश में इस रिप्रेजेंटेशन में कंसंट्रेशन को मोल पर KG में पुट करते हैं तो KH डैश की यूनिट होगी ATM KG पर मोल। और अगर हम कंसंट्रेशन को मोल फ्रैक्शन में पुट करते हैं तो KH की यूनिट होगी ATM ओनली, बिकॉज मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे KH और KH डैश के यूनिट एक दूसरे यूनिट के इनवर्स हैं। KH की यूनिट KH डैश की यूनिट का इनवर्स है और KH डैश का यूनिट KH की यूनिट का इनवर्स है। इस तरह से आप इस रिलेशन से भी KH और KH डैश की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।